आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत बिगुल के साथ। हमारे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजेश पालवे साहब और विकास सेठी साहब। स्वागत है आप दोनों का, राजेश जी और विकास जी। राजेश जी करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी गुजरात अल्कली। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक एक करेक्टिव मोड में था, लेकिन अगर हम इसमें एक वीकली सेटअप देखें तो 2 साल का अगर डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन देखें तो उसका ब्रेकआउट हमें लास्ट वीक में देखने को मिला है और इस वीक में वापस अब आज फॉलो बाइंग एक्शन देखने को मिली है। और जिस तरीके का रिवर्सल एक बेस बनाने के बाद स्टॉक ने दिखाया है, अब हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके रखना चाहिए। थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन भी आता है तो ऐड करें। 350 का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे, 435 445 ये दो टारगेट हमें लगता है गुजरात अल्कली में यहां से अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आते हुए दिखना चाहिए। तो सेटअप के हिसाब से 2 साल के एक डाउन ट्रेंड के बाद इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है और वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहां से एक अच्छी तेजी के लिए यहां से इन्वेस्ट करना चाहिए। 435 445 तक के टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिखना चाहिए। ओके, और यहां से हमने एसपीएल मिड कैप शेयरों की शुरुआत समापन किया था शुक्रवार के सेशन में, वहीं से शुरुआत की है राजेश जी ने, क्योंकि शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर जय ठक्कर ने यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी शुक्रवार के सेशन में। गुजरात अल्कली 355 पर और देखिए आज 375 पर ट्रेड भी कर रहा है। तो जय ने जहां से रिकमेंड किया स्टॉक, उसके बाद अब आगे बढ़ाते हुए तो जय की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें आप। और साथ ही शुक्रवार को ही जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आई थी, गुजरात अल्कली डीसीडब्ल्यू और ग्रासिम को लेकर इनके एक प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सरकार ने एक्शन लिया है, उसके चलते इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। तो गुजरात अल्कली जय के बाद पसंद है राजेश जी को भी। आइए सेठी साहब का भी करते हैं स्वागत। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपका इन्फोसिस तो कमाल करता हुआ दिख रहा है, 1200 के पार भी निकल गया, उसकी बधाई स्वीकार करें और साथ ही बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मेरी लॉन्ग टर्म पिक आज की देने के पहले पिछले वीक की लॉन्ग टर्म पिक की बात करना चाहूंगा। पिछले वीक सोमवार को एसपीएल मिड कैप्स में मैंने लॉन्ग टर्म के तौर पे एसआब इंडिया रिकमेंड करा था 1570 के लेवल पे, जो कि मेरे 9 से 12 महीने के 2000 के टारगेट थे, जो कि इस एक वीक में ही आगे एक्चुअली 1970-80 रुपए के लेवल्स इसने फ्राइडे को टच करे थे। तो मुझे लगता है बहुत ही कमाल रिटर्न दिए हैं, मतलब 9-12 महीने का काम एक वीक में ही हो गया सब इंडिया में। बाकी आज की जो लॉन्ग टर्म पिक है अनिल जी, वो है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक जो कि मैंने पहले भी रिकमेंड करा हुआ है और अच्छे रिटर्न्स भी दिए उस समय पे भी। कंपनी का नाम है सीएससी वेंचर्स। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 715 करोड़ रुपए का, जबकि ये होल्डिंग कंपनी है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जो एफएसएल नाम की इनकी आईटी कंपनी है उसकी, जिसमें ये कंपनी 54% हिस्सेदारी ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से करीबन 2850 करोड़ की होती है और उसके सामने कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 715 करोड़ का। इसके अलावा भी कई और बिजनेसेस है, जैसे ये क्वेस्ट मॉल है कलकत्ता में, वो भी ये कंपनी ओन करती है। फिर आपके इनके 11 रेस्टोरेंट की चेन है जिस कंपनी का नाम है बोलोपीडिया, उसमें 100% स्टेक है इस कंपनी के पास। उसके अलावा एक एफएमसीजी का भी ब्रांड है 2यम नाम का, जो कि विराट कोहली इंडोर्स करते हैं। तो सब तरह से बहुत ही अंडर वैल्यूड ये स्टॉक नजर आता है, जो कि अभी करंटली 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने के लिहाज से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे भी बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में 350 रुपए का टारगेट है। बाकी सब तो ठीक है सेठी साहब, आपके सारे तर्क मान लिए, बहुत बढ़िया कंपनी, हमने भी मालामाल वीकली में इस स्टॉक को रिकमेंड किया। लेकिन एक बस अभी आजकल 1-2-4 दिन 5 दिन 15 दिन मत बोलिए, बाकी सारी चीज बोल दीजिए। जो वो 2यम ब्रांड का जो आपने नाम लिया ना कोहली साहब, मेरा तो पूरे वीकेंड ही मेरा खराब हो गया। 36 रन पे ऑल आउट हुई इंडिया, उसके बाद कैसे 2यम, या फिर मतलब ये गलत टाइम पे आपने याद दिला दिया। बड़ी मुश्किल से तो मार्केट में अच्छा मूड माहौल देख के मैं क्रिकेट भूला था तो तू चल में आया टाइप वाला मामला था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि हम जय और सुमित को भेज देते ना तो ही ज्यादा अच्छा काम कराते हैं। तो चलिए ठीक है, वक्त की बात है। तो 36 रन पे ऑल आउट हो गए, तो इसलिए क्रिकेट का नाम मतलब जब तक कि एक आध टेस्ट मैच अच्छे से हम जीत में जाए, बहुत दिल दुखता है। तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए। आइए अच्छी बातों को और बढ़ाते आगे। 10 की कमाई का अगला स्टॉक ले लेते हैं कुणाल जी और राकेश जी से। बताएं सर आपका स्टॉक।
देखिए अनिल जी, हमारा जो स्टॉक है वो भी सेठी जी के स्टॉक से नाम मिलता जुलता है। अनिल जी, स्टॉक का नाम है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हमारा स्टॉक है। और इस स्टॉक ने अभी एक रैली नहीं दी है, नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है, इन स्तरों पर बिल्कुल एक परफेक्ट बाई है। और ये स्टॉक 700 रुपए की तैयारी कर रहा है पार करने की, तो इन स्तरों पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है। सबसे पहले निचले स्तरों पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और उसके बाद अब एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस स्टॉक को मध्यम अवधि के लिए हम लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं। हमारा पहला टारगेट, जो लोग इसको मीडियम टर्म के लिए रखेंगे, 3-6 महीने के लिए रखेंगे, उनके लिए 680 रुपए का 680 का टारगेट है और इवेंचुअल टारगेट 750 रुपए का 750 का है, जो कि साल 1.5 साल में आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और एक बेस बन चुका है, बिल्कुल भी फ्रॉथ स्टॉक में नहीं है, तो इन स्तरों पर इसको बाय करें। 750 का इवेंचुअल टारगेट होगा। ओके, 750 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाय करें। मैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए एक साथ, और मैं सबसे आप लोगों से जानना चाहता हूं किस किस का मूड खराब हुआ इस वीकेंड पर मैच देख के। किस किस का मूड खराब हुआ, जरा मुझे बताओ। आप में से किसने देखा नहीं तो भी मतलब सुन के भी, देखने लायक तो खैर कुछ था नहीं, लेकिन सुन के भी किसी का मूड खराब। वागले साहब का खराब हुआ, जैन साहब का खराब हुआ, और किसका खराब हुआ? ओके, दीप का भी खराब दिख रहा है, सेठी साहब का भी। चलिए, सुमित जी का भी मूड खराब हुआ, सबका, बंसल जी का भी हुआ है। अच्छा, पहले से कराते हैं, दूसरे को देख के सब लोग हाथ खड़े कर रहे हो। चलो मैं मान लेता हूँ सबका खराब हुआ है, लेकिन खराब हुआ है तो कोई बात नहीं, हो गया। पिछला वीकेंड तो हम कुछ नहीं कर पाए आपके लिए, आपका मूड खराब हो गया, लेकिन अगला वीकेंड हम जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपका मूड चुस्त दुरुस्त रहे। क्योंकि अगले वीकेंड, यानी कि इस बार गुरुवार को वीकेंड है, गुरुवार 3:30 बजे आपके लिए फिर से आ रही है आपकी बेहद मांग पर, डिमांड पर मस्ती की पाठशाला। जी हाँ, इस गुरुवार हम फिर से मस्ती की पाठशाला करने जा रहे हैं और मस्ती की पाठशाला का इस बार का टॉपिक यह है कि किस सेलिब्रिटी से आप क्या गिफ्ट लेना चाहते हैं। देखा, मैं आपको कुछ ना कुछ दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इस न्यू ईयर पे किस सेलिब्रिटी से क्या गिफ्ट चाहिए और क्यों। कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, आप एक्टर्स हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, मार्केट के लोग हो सकते हैं, या आपको जो लगे जिससे आपको गिफ्ट चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, आपसे समझ लूंगा आपको गिफ्ट क्या चाहिए, आपकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा। फिर आपके और उनके बीच का मामला, आपको गिफ्ट मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको नए साल पर कुछ ना कुछ बढ़िया गिफ्ट मिले। बंसल जी, ठीक है ये आइडिया? अनिल जी ठीक है। अनिल जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपने बोला एक्टर्स हो सकते हैं, तो अनिल जी क्या एक्ट्रेस नहीं हो सकती? अनिल जी मुझे पता ही था अनिल जी, हाँ, इस पे आएंगे। तो बंसल जी, अगर हम ना भी बोलेंगे तो आप रुकेंगे क्या? हमने तो आपको कितनी बार बोला कि एक ही पैटर्न के साथ करिए, लेकिन आप तो 50 पैटर्न के साथ करते हैं। आपके लिए सब छूट है बंसल जी, और सबके लिए छूट है। मांगना है, दिल से मांगो, गिफ्ट मांगना है, आपको ये ध्यान रहे। एक्ट्रेस से गिफ्ट मांगना है, इतना ध्यान रखें। अच्छा, ये गिफ्ट में है ना, ये मत कहना कि मैं इससे ये सीखना चाह रहा हूँ, नहीं, मटेरियल गिफ्ट होना चाहिए। इससे मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे फलाना जी का XYZ की बुद्धि चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए, वो नहीं। वो ऐसे ट्रांसफर नहीं होता। जो चीज ट्रांसफर हो सकती है, ली या दी जा सकती है, वो गिफ्ट की बात करें तो आप एक्ट्रेस चाहते हैं, बिल्कुल एक्ट्रेस से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप जो गिफ्ट लेना चाहते हैं। अब बंसल जी तो मतलब मुझे लगता है पहले से कुछ स्पेसिफिक सोच के बैठे हैं, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सोच के बैठे हैं। तो मस्ती की पाठशाला आप सबके लिए इस बार गुरुवार 3:30 बजे लाइव, मिस मत कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। SPL मिड कैप स्टॉक्स में अब वक्त है पोजिशनल स्टॉक्स लेने का। बताएं राजेश जी, आपका पोजिशनल स्टॉक। जी अनिल जी, तो अनिल जी पोजिशनल स्टॉक जो रहेगा वो अल्केम रहेगा। अल्केम में अगर हम देखें तो स्टॉक ने वीकली सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है। पिछले 3-4 वीक से वो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ और उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जिस तरीके से ये स्टॉक में एक स्टेबल और सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिल रही पिछले कुछ दिनों से, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव दिखाते हुए दिखना चाहिए। तो पोजिशनल कैटेगरी में इसको बाय करेंगे। 2970 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2950 तक भी अगर ये करेक्ट होता है या डिप आती है तो इसको बाय करें। 2910 का स्टॉप लॉस रखे, और हमें लगता है पैटर्न के हिसाब से इसके टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 3100 तक के आते हुए दिखना चाहिए। तो एल्केम बाय करेंगे हम पोजिशनल कैटेगरी में 3100 के टारगेट के लिए।
एल्केम यहां पर करनी है खरीदारी, 3100 का रहेगा टारगेट। पालविया साहब की तरफ से मिड टर्म पिक्स, सिटी साहब की मिड टर्म पिक लेनी है, शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है हमारी एक्सपर्ट से। कुछ ही देर में राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मार्केट आउटलुक 2021 के लिए, और एक खास एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन होने वाली है न्यूज पर व्यू सेगमेंट में बजाज ऑटो के मैनेजमेंट के साथ उनके 2021 आउटलुक के लिए। तो ढेर सारा एक्शन बाकी है बाजार में, बस 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे हम जल्दी। आइए बढ़े आगे, और उससे पहले कि हम कुछ और खबरें लें, लेकिन एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। नवी मुंबई में जो एक बड़ा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहां पर जाहिर सी बात है कि जब एयरपोर्ट बनेगा तो एटीएफ की जरूरत पड़ेगी विमानों को, और उस एटीएफ की जरूरत को पूरा करने के लिए एक बड़ी पाइपलाइन लगाने की तैयारी में 100 करोड़ की लागत से एक एटीएफ की पाइपलाइन लगेगी, और उस पाइपलाइन की बोली जीतने के लिए 3 कंपनियां दावेदार हैं, रेस में है। बीपीसीएल, आईओसी और रिलायंस, इन 3 कंपनियों पर फोकस कीजिए। यहां पर खबर आती दिख रही है, एजेंसीज के हवाले से ये खबर है, नवी मुंबई एटीएफ पाइपलाइन के लिए 3 कंपनियां रेस में शामिल होती हुई दिख रही है इस वक्त। और ये तीनों कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर, देखते हैं किसके हाथ ऑर्डर लगता है। लेकिन 100 करोड़ की ये लागत की एक पाइपलाइन लगने की तैयारी में है इस वक्त। बीपीसीएल, आईओसी और रिलायंस, ये 3 कंपनियां हैं जो नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीएफ पाइपलाइन के लिए बोलियां लगाने की तैयारी में। तो ये है वो स्टॉक जो एक्शन में आपके लिए हो सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्शन में कुछ और स्टॉक्स जो हो सकते हैं और उन्हीं पर करते हैं फोकस। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक लेने का वक्त है सेठी साहब की। सेठी साहब बताइए आपका आज का पोजिशनल स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पोजीशन स्टॉक है फार्मा स्पेस की कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक एमएनसी फार्मा स्टॉक है। कंपनी का नाम है सनोफी इंडिया, जो कि अभी 7,990 के लेवल पे ट्रेड करता है। जबरदस्त ब्रांड्स है, एक बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, एमएनसी मैनेजमेंट है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यू नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, जीरो डेट कंपनी है। इनके जबरदस्त पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे एलेग्रा जो हम सब जानते हैं, फिर कोम्बी फ्लैम, फिर एक एमराइल नाम की डायबिटीज की ड्रग है, वो भी इनकी है। मैं इस स्टॉक पे पोजिशनली बुलिश हूं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो 7,900 के आसपास के लेवल है, 7,990 के, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा पोजिशनली इस स्टॉक में 8,750 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 7,700 रुपए। 7,700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें आप। 7,990, 8,000। एक मिनट, टारगेट कितना बताया सेठी साहब, एक बार टारगेट फिर से बताइए। अनिल जी, पोजिशनल टारगेट है 8,750 रुपए का। 8750, 8,750 के टारगेट के लिए सनोफी को खरीदें, ये है राय सेठी साहब की तरफ से। आइए शॉर्ट टर्म पिक लेने का वक्त है। राजेश पालिया साहब से पूछते हैं उनका पसंदीदा शेयर शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। राजेश जी बताएं सर। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म में जो पिक बाय करना है वो है कैम्स, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से लास्ट वीक में बाइंग एक्शन देखने को मिला, और ये आज भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा मूव इसमें ऑलरेडी एक आ चुका है। बट जिस तरीके के इसमें कंसिस्टेंट बाइंग है, स्टॉक का अगर बहुत बड़ा डेटा नहीं है, बट अगर हम इसका लिमिटेड डेटा को भी अगर एक्सेस करें और उसके बेसिस पे अगर इसको एनालाइज करें, तो ये स्टॉक में लगता है जिस तरीके से बाइंग हायर साइड पे भी देखने को मिल रही है और काफी अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग एक्शन देखने को मिला है, तो ये स्टॉक हमें यहां से लगता है कि काफी अच्छा मूव शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है। 1750-1800 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक अभी करीब 5% हालांकि बढ़ चुका है, बट अगर कोई भी करेक्टिव एक्शन भी आता है तो इसको ऐड करें। 1625 का स्टॉप लॉस रखें, 1750 और 1800, ये 2 टारगेट के लिए कैम्स को बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। बिल्कुल, कैम्प्स में करें खरीदारी। ये है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो आपके म्यूचुअल फंड के सारे ट्रांजैक्शंस होता है उनको हैंडल करने वाली कंपनी, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, बेहतरीन प्रदर्शन करती है। यहां पर करें आप खरीदारी। इस बीच बेहतरीन प्रदर्शन बाजार की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब 13,770 वाली रेंज में निफ्टी पहुंचा है। गुरुवार को 13,773 का हाई था, शुक्रवार को 13,772 का हाई था और आज 13,770 का, यानी 3 दिन में 3 पॉइंट की रेंज में
3 हाई बने, उम्मीद करते हैं कि आज एक नया हाई और बने। निफ्टी में बने ना बने, लेकिन सेंसेक्स में बन चुका है 47,000 के पार निकलता हुआ सेंसेक्स 47,030 अब इतिहास में दर्ज हो चुका है नए आंकड़े के तौर पर। यह है रिकॉर्ड हाई पर आपके लिए। और आप देखिए क्या लेवल से बाजार घूमे हैं। आपको हमने कहा था 13,675 के नीचे से गिनना शुरू कीजिएगा कि आप कमजोर हैं। जब तक 13,675 नहीं टूटता तब आप 70 पॉइंट भूल जाइए कि आप कमजोर हैं। एग्जैक्टली और खरीदने की रेंज 13,675 13,700, वहीं से निफ्टी ने यू टर्न लिया है। आज का लो देख लीजिए, एग्जैक्टली 13,674.40 यानी 13,675, वहीं से निफ्टी घुमा है। और वहां से आप देखिए 75-80 पॉइंट ऊपर, 90 पॉइंट ऊपर होता हुआ दिख रहा है। लगभग आप देख सकते हैं लगभग 100 पॉइंट कह सकते हैं। 13,674 का लो, 13,770 का हाई। बैंक निफ्टी भी देखिए 30,325 30,375 एकदम परफेक्ट जोन। और इसलिए मैं रोज आपको कहता हूं बाजार एक मौका देता है, उस मौके को छोड़िए मत। आप देखिए वहीं से बैंक निफ्टी भी घूमता हुआ 30,291 का लो बनाया है। 30,325 30,375 परफेक्ट बाय जोन है। 30,200 का स्टॉप लॉस बनता है और 30,500 का पहला टारगेट बन चुका है। 30,600 30,700 आगे और टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे एक बार 30,500 के पार निकलकर टिका तो। निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम लेवल और डेटा को रेस्पेक्ट करते हुए, और ये लेवल और डेटा आपको सही वक्त पर बता दिए गए थे, आपको एकदम परफेक्ट। बस अब आपको एग्जैक्ट डिसीजन वहां पर एंट्री करने का लेना होता है जहां आपको लेवल्स दिए। आइए एक और स्टॉक जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं एंट्री, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। वक्त है सेठी साहब से जानने का उनका बेहतरीन स्टॉक। सेठी साहब बताइए आपकी एसपीएल शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म पिक है एक पेपर स्टॉक है, जेके पेपर। इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले भी, आपको जरूर याद होगा जब टॉयलेट पेपर की क्राइसिस यूएस में थी, उस समय 96 के लेवल पर रिकमेंड करा था। मेरा शॉर्ट टर्म का 110 का टारगेट था, वो तो अचीव हो गया। बट आज ये स्टॉक अब 115 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। पर जिस तरह से पेपर स्टॉक सब फोकस में है, पेपर के प्राइसेस में माना जा रहा है बहुत जबरदस्त उछाल आया है, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। फिर इन्होंने कुछ क्वार्टर्स पहले सिरपुर पेपर का एक्विजिशन किया था, उसके भी जो रिजल्ट्स, उसके भी जो एक्विजिशन के रिजल्ट्स आने लगेंगे इस कंपनी के परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है एक बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली भी बहुत ही अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 26-27% के है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है। और पिछले 3 साल का अगर पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 38% की कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 125 के लेवल्स के लिए इसको बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 109 रुपए। 109 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें जेके पेपर में। बहुत ही शानदार स्टॉक और यहां पर 125 का टारगेट रखिए। ये है सेठी साहब के लिए, आपके लिए बेहतरीन राय। आइए 10:30 का वक्त और आज हम एक नई सीरीज की कर रहे हैं शुरुआत 2021 के आउटलुक को लेकर। कौन से हैं वो सेक्टर्स, को कैसा रहेगा मार्केट का डायरेक्शन और कहां पर आपको करने हैं निवेश और किस तरह से आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग, ये रहेगी इस थीम का खास फोकस। और हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राहुल अरोड़ा साहब, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ। तो आइए शुरुआत करते हैं आउटलुक 2021। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका। सबसे पहले तो एक बात की बधाई आपको देना चाहता हूं। दिवाली के थोड़ा समय पहले ही जब मैंने आपसे मुलाकात की, आपसे बात की, और आपने उस शो में कहा भी था कि हम बहुत जल्दी 13,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से तब तो 12,300-400 के आसपास निफ्टी रहा होगा। तब मैंने उस दिन उसको हेडलाइन भी बनाया था कि मार्च 2021 के पहले हम 13,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये राहुल अरोड़ा का कहना है। वो तो दिवाली के आसपास, दिवाली के पहले ही उसी वक्त हो गया। वहां से भी हम बहुत ऊपर हैं। तो पहले तो आपका मार्केट का प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट, एकदम सही रहा, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बताएं इस वक्त बाजार का आउटलुक क्या है आपका? जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले ही आपको और आपकी पूरी टीम को नववर्ष, आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आई डोंट थिंक इसके बाद हमारी शायद चर्चा होगी बिफोर 31st। तो आपको, आपके परिवार और आपकी पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। और एक और चीज कहना चाहूंगा अनिल जी, शो शुरू होने से पहले, अभी कुछ ही देर पहले मेरी माता जी मुझे बता रही थी कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ कि आपके फैंस काफी है हमारे इस घर में ही। तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो अनिल जी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग टाइम इन लव,
तो यू नो इट लुक्स लाइक अ मिनट इज अ लॉन्ग टाइम इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स आल्सो, क्योंकि जिस तेजी से एनर्जी आगे बढ़ा है ये बाजार, आई डोंट थिंक जब हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी, जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, निफ्टी उस वक्त कुछ 11,700 के आसपास था। मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम से मैंने नहीं सोचा था कि दिसंबर से पहले ऑलमोस्ट 14,000 हो जाएगा। अब पॉइंट ये है अनिल जी कि हम दिसंबर 2020 में बैठे हैं, अगर हम एक साल का अगर टारगेट दे रहे हैं तो हम दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं, और उस वक्त बाजार दिसंबर 2022 के अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारी जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो अभी FY23 अर्निंग्स पे चली गई है, और उस पे अगर आप ग्लोबल लिक्विडिटी को सुपर इम्पोज कर दें, ओवरनाइट यूएस से भी $900 बिलियन का न्यूज फ्लो आ रहा है। करीबन अनिल जी जब से लॉकडाउन हुआ है, अगर आप G3 इकोनॉमीज को देखें, यूएस, यूरोप, जापान, करीबन $9 ट्रिलियन का इंजेक्शन हुआ है ग्लोबल लिक्विडिटी में। भारत ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है, और आई थिंक क्योंकि पूरा मार्केट FY23 तक चला गया है और इतनी लिक्विडिटी हो गई है, तो ये एक्चुअली एक वन वे मार्केट बन चुका है एनर्जी। आई डोंट थिंक मार्केट में, आप शायद ये मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि मैं FNO मार्केट इतना ज्यादा देखता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में इतने शॉर्ट्स इस वक्त हैं। इट्स ऑलमोस्ट अ वन वे लॉन्ग साइड मार्केट, और FIs प्रीटी मच रोज अंधाधुंध खरीद रहे हैं। तो इसके चलते अभी टारगेट देना इज प्योरली एकेडमिक एनर्जी। ये हो सकता है कि आप बजट तक 14,500 तक भी पहुंच जाए, और बजट ज्यादा दूर नहीं है, इट्स ओनली अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ अवे। तो आई थिंक ये प्योरली एकेडमिक हो गया एनर्जी। आई मीन यू कैन थ्रो अ डार्ट, यू नो, हो सकता है कि हम एक साल बाद जब चर्चा कर रहे हो इसी प्रोग्राम पे, तो निफ्टी 14,500-15,000 पार कर चुका होगा, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी आ गई एनर्जी। तो मुझे एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आपके इस सवाल का क्या जवाब दूं, बट ऑनेस्टली जवाब मिल नहीं रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, मैं यही सोच रहा था कि आज मैं राहुल जी आएंगे तो मैं हमेशा की तरह उनसे एक हेडलाइन लेने की कोशिश करूंगा। आप तो मीडिया में रह चुके हैं और आप समझते हैं हेडलाइन की अहमियत क्या है, तो मुझे लगा कि अब की बार 15,000 के पार, तो क्या अगले एक साल में 2021 में एक बार 15,000 के दर्शन होंगे? तो अनिल जी, आपको देव साहब का वो बहुत ही पुराना गाना याद होगा, मैं जिंदगी का खाब निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो अगर मार्केट का मिजाज कुछ इस तरह रहा, तो देखिए, आई थिंक पिछले हफ्ते निर्मला जी का एक कोट आया था कि ये बजट वैसा होगा जैसे हमने काफी सालों में नहीं देखा। आपने भी शायद वो पढ़ा होगा, पेपर्स में काफी हेडलाइन भी हुआ था। तो आई थिंक अनिल जी, देखिए, यहां से अगर आप 15,000 की बात करें निफ्टी पे, तो हम ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास। तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट अ 10% मूव इन द निफ्टी फ्रॉम हियर। आराम से हो सकता है रानी जी, आराम से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीनियर फैशन में जाएगा, हो सकता है कि थोड़ी करेक्शन आ जाए, 12,000 12,500 की एक करेक्शन आ भी सकती है, लेकिन 15,000 होना 2021 में कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि परसेंटेजेस इतना आपके फेवर में आ चुके हैं। 10% भी नहीं है अनिल जी, आई थिंक 10% यहां से 1,300 पॉइंट होगा, तो आप 15,000 तो पार कर जाएंगे आई थिंक। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग कॉल टू टेक। आई थिंक अगर बजट ठीक ठाक हुआ अनिल जी, और Q3 के रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ गए, इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट काफी हद तक हमें मिलेगा अनिल जी। आई थिंक मेरे को लगता है कि एक रेट कट आने की संभावना है 2021 में, शुरुआती स्थल में नहीं, लेकिन आई थिंक अगर मॉनसून अच्छे आ गए अगले साल, और डाउनवर्ड सही कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में, लेकिन अगर Q3 के अर्निंग्स अच्छे हुए, बजट अच्छे हुए और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस आ गए, तो 15,000 आराम से आपको तो दिख ही जाएगा 2021 में। ओके, 15,000 की संभावना है, 10% अपसाइड। नीचे की रिस्क कितनी है? कई लोग ये मान भी रहे हैं कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि 2023 की अर्निंग्स को मार्केट डिस्काउंट करने लगा है, लोगों को महंगा भी लग रहा है, लेकिन पैसे की ताकत के आगे बोले कौन? इतने पैसे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तेजी हो रही तो हो रही, लेकिन मन में तो है सबके कि कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। तो करेक्शन होगा तो कितना? नीचे की रिस्क कितनी है? देखिए अनिल जी, मेरे को लगता है कि बेयर्स की जो शक्ति है वो काफी हद तक निचोड़ के निकाल के फेंक दी गई है। तो अब करेक्शन आएगा भी तो उसका वो मतलब नहीं होगा। अगर समझो करेक्शन 12,000 पे या 12,500 पे आके निफ्टी 9,500-10,000 तक जाता, तो लोग काफी हद तक नोटिस करते हैं। लेकिन इतना पैसा बन चुका है अनिल जी, इतना पैसा बन चुका है। उदाहरण के तौर पे आप बर्गर किंग का इशू ले लीजिए अनिल जी।
60 रुपए की इशू प्राइस थी, ऊपर में 220 था, अभी फिलहाल 145 150 है। अब फिर भी आपका पैसा मोर देन डबल हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से अगर करेक्शन आ भी गया एनर्जी तो वो रेलेवेंस नहीं रखता, क्योंकि पैसा इतना बन चुका है, लोगों के पैसे डबल हो चुके हैं। जिससे भी मैं बात करता हूं किन किन शेयरों में किन के 50% गेन्स हुए, किन के 100, किन के 150%। तो अभी अगर करेक्शन आ भी गया एनर्जी, उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं होगी मुझे लगता है। और इतना पैसा है ग्लोबली कि हर एक डिप विल बी बॉट इनटू। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से आई मीन ऑप्टिकली अगर मैं सोचूं भी तो मुझे नहीं लगता कि 12 साढ़े 12 हजार के नीचे अगर करेक्शन आएगा भी तो निफ्टी वो रेंज तोड़ पाएगा, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि पैसे की ताकत ऐसी है एनर्जी, किसी ने एक बाढ़ खोल दिया है और पानी का जो फोर्स आ रहा है इतना स्ट्रांग है, उसके विरुद्ध खड़ा रहना उसे ब्रेवरी नहीं, उसे स्टुपिडिटी कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से अगर करेक्शन आया भी तो 12 साढ़े 12 के नीचे जाएगा, क्योंकि पैसे का फोर्स बहुत स्ट्रांग है। और वहां से अगर मुझे लगता है कि एक लीनियर मूव आ गया तो फिर जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, उस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि 15,000 की जो जर्नी है वो थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी जस्टिफाई करना। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए करेक्शन बहुत बड़ा नहीं, बहुत लंबा नहीं, ये मानकर चले। तो इस लिहाज से खरीदारी के लिहाज से बने रहे। और खरीदारी में एक ही सेक्टर जो आपका सबसे फेवरेट है वही पूरा एक्शन में बचा कुचा एकमात्र आईटीसी था, वो भी अब चल पड़ा। बर्गर किंग तो देखिए जो कमाल कर ही रहा है। आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे। जुबिलेंट हमेशा से आपका फेवरेट रहा है। क्या कंजम्पशन की थीम 2021 में भी काम करेगी राहुल जी? अनिल जी, मुझे लगता है कि ये सारा जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है पिछले 8-9 महीने, उसमें एफएमसीजी सेक्टर में कंज्यूमर स्टेपल्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ खास नहीं किया। अगर आप बैंकिंग के मुकाबले देखें या आईटी या फार्मा या ऑटो के मुकाबले, इट हैज बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर। तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि सबका टाइम आता है, सेक्टर रोटेशन होती है, एसेट एलोकेशन बदलता है और मार्केट लीडरशिप बदलती है। डिस्क्रेशनरी में बहुत पैसा बन चुका है अनिल जी। आप होटल स्टॉक्स देखिए, इंडियन होटल्स का एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। आई थिंक नीचे 45-50 रुपीज में गया था, अब आई थिंक 130-140 के आसपास है। आप QSR की बात कर रहे थे, जुबिलेंट पिछले हफ्ते 2900 चला गया था, मैकडॉनल्ड्स करीबन 500 के आसपास चला गया था। तो मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा पैसा निकाल के एनर्जी बाकी ऐसे स्टॉक्स में डालना चाहिए कंजम्पशन, जहां पे तेजी अब तक इतनी नहीं आई है। तो जैसे हिंदुस्तान लीवर अगर आप बात कर लें, या डाबर, मैरिको, इमामी, या फिर अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या इलेक्ट्रिकल्स को भी देखें, चाहे वो वी-गार्ड हो, क्रॉम्पटन कंज्यूमर हो, वर्लपूल हो, इन नामों में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा, क्योंकि जो QSR स्पेस है वो बहुत ज्यादा भाग चुकी है एनर्जी। मैं FY23 पे भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ये तीनों स्टॉक्स को, चाहे वो जुबिलेंट हो, वेस्टलाइफ हो, बर्गर किंग हो। हालांकि मुझे ये स्पेस बहुत पसंद है, आप जानते हैं हम कई सालों से इनकी चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज की हर एक चीज का एक टाइम होता है एनर्जी। आप अगर आप एक शर्ट खरीद रहे हैं तो आप उस 2000 की शर्ट के लिए आप 10,000 नहीं देंगे। आपको जितनी भी पसंद हो वो शर्ट, आप कहीं ना कहीं बोलेंगे कि मैं इस भाव के ऊपर नहीं दूंगा। तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी से हटके थोड़ा कंज्यूमर स्टेपल्स में जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका ज्यादा पैसा बन सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। और एक और अगर कंजम्पशन की बात करें तो अनिल जी, अभी थिएटर खुले हैं, पिक्चरें अभी कोई ज्यादा रिलीज नहीं हुई हैं। अभी वंडर वुमन की बात हो रही है। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। उस इंटरव्यू से लेके अब तक कुछ खास हुआ नहीं है इन स्टॉक्स पे, पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये पिक्चरें रिलीज होंगी 2021 में, और हमने कुछ पिक्चरों की चर्चा भी की थी पिछली बार, जो होटल स्टॉक्स में हुआ है, मुझे लगता है कि ये आइनॉक्स PVR में भी हो सकता है। मेरा आइनॉक्स एक टॉप पिक रहेगा 2021 के लिए। इनफैक्ट मैंने अलग से आपके लिए, आपके चैनल के लिए एक साउंड बाइट भी रिकॉर्ड किया था अपने 2 टॉप पिक 2021 के लिए, और उसमें मैंने आइनॉक्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रचार किया है उसमें। तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स लीजर शुड बी वन ऑफ द की मिड कैप स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। ओके, आइनॉक्स लीजर। और चूंकि अब मल्टीप्लेक्सेस खुलना शुरू कर रहे हैं तो ये है वो कंपनी जिसके लिए बड़े फायदे की बात होगी। और कंजम्पशन में मैं बता दूं, वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कम से कम पिछले 15 साल से ज्यादा राहुल को जानता हूं। वैसे तो वो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड हैं, तो उनकी हर एक सेक्टर पर सब माइक्रो मैक्रो डेटा पर गहरी पकड़ है। लेकिन हिंदुस्तान में
एफएमसीजी सेक्टर कंजम्पशन से इनसे बेहतर कोई एनालिस्ट नहीं है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। जितनी गहरी पकड़ एक एक कंपनी की बैलेंस शीट, ट्रेंड और आंकड़ों पर राहुल की है, वो काबिल तारीफ है। मुझे कभी भी कंजम्पशन से जुड़े हुए, एफएमसीजी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करनी और फाइनल ओपिनियन लेनी हो तो मैं राहुल के पास पहुंचता हूं। तो आपकी गहरी पकड़ तो वहां है, लेकिन अब इस वक्त जब राहुल आप ये कह रहे हैं कि यहां थोड़े जरूरत से ज्यादा वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं, तो अब 2021 में पैसा कहां बनेगा, ये बताइए। तो अनिल जी, मैं रिसेंटली एक्सेंचर के रिजल्ट्स को स्टडी कर रहा था, तो हमारे हेड ऑफ रिसर्च गिरीश पाई ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी। मुझे लगता है कि ये डिजिटल थीम 2021 में प्ले आउट काफी हद तक हो जाएगा अनिल जी। मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप टीसीएस को हटा दें, बाकी के वैल्यूएशंस अभी भी इतने महंगे नहीं है, तो आई वुड स्टिल से अगर आप निवेश करना चाहें तो HCL Tech is not a bad name to hold in the large cap IT names, और मिड कैप में अगर आप देखें तो persistent systems, अगर 5G की चर्चा थोड़ी ज्यादा पकड़ में आ गई अनिल जी 2021 में, तो टेक महिंद्रा भी आप काफी हद तक देख सकते हैं। मुझे लगता है जो अभी मोदी जी की फोकस मैन्युफैक्चरिंग साइड पे आई है, जो PLI स्कीम की बात हो रही है काफी सारे सेक्टर्स में, मुझे लगता है कि केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जो हमने फार्मा सेक्टर में 2020 में देखा था, वो केमिकल सेक्टर में आपको 2021 में देखने को मिल सकता है। आप अभी बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, आप अगर SRF की बैलेंस शीट देखें या आरती की देखें, दे आर वेरी गुड कंपनीज। आई थिंक केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां पे इंसेंटिव्स भी आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और काफी हद तक, क्योंकि जो चाइना की इश्यूज हुई हैं ग्लोबली, उसका जो फायदा आई थिंक इंक्रीमेंटली इंडिया को आएगा, वो 2021 में ज्यादा देखने को मिलेगा 2020 के मुकाबले। तो ये कुछ SRF और आरती कुछ नाम हैं केमिकल सेक्टर में जहां मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्ट हो सकता है। और तीसरा अनिल जी ये है कि जहां पे बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूएशन है, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देख लीजिए, ऑफ कोर्स BPCL के सेल की बात हो रही है, लेकिन आप HPCL का फ्री कैश फ्लो यील्ड देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, 5-7% के दोनों हैं, और उसकी वैल्यूएशन 5-6 PE है। ऑलमोस्ट एक नवरत्न कंपनी है जो आपको फ्री के दाम में मिल रही है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक HPCL जैसे नाम भी मुझे लगता है कि काफी हद तक इंटरेस्ट में होंगे। और जैसे आज सवेरे रिलायंस की भी न्यूज आई थी गैस की, जो गैस ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है या गैस से जुड़े कंपनीज है, मुझे लगता है कि वहां भी काफी हद तक इंटरेस्ट बना रह सकता है। नाम जैसे पेट्रोनेट LNG हो या GSPL हो, उनमें भी मुझे लगता है कि काफी हद तक खरीदारी हो सकती है। तो ये मैं जानता हूं हम ऑफन ये सारे नाम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फॉर वेरिएशन सेक मुझे लगा कि ये जो हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, और जहां पे मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, ग्रोथ का भी कंफर्ट है, और जहां पे इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेट हो सकता है, ये कुछ नाम है जो या और सेक्टर्स हैं मुझे जो लगता है कि 2021 में कंज्यूमर स्टेपल्स के साथ अच्छा कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये बेहतरीन स्टॉक है और बेहतरीन सेक्टर्स हैं, उनमें से एक इंटरेस्टिंग सेक्टर आपके सामने आता दिख रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। यहां पर भी अच्छी खरीदारी हो सकती है। IT पसंद है राहुल को, और साथ ही पसंद है उनको बाकी वो तमाम केमिकल वाले स्टॉक्स जिन पर वो हमेशा से बुलिश रहे। थोड़े से FMCG स्टॉक्स में हल्का करेक्शन आ जाए तो फिर वहां पर खरीदारी करने की राय होगी। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आपको मैं विदा लूं उससे पहले नए साल की शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। रहा आपकी माता जी को मेरा प्रणाम कहिए, रिगार्ड्स दीजिएगा, जो इतने चाव से हमें देखती हैं, जी बिजनेस को देखती हैं, तो उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और हमारा रिगार्ड्स जरूर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नए साल में। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बेहतरीन राय, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके हमारे दर्शकों को बताने के लिए राहुल अरोड़ा साहब, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वक्त है मार्केट से कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ बढ़ने का। न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में भी हम कोशिश यही करें कि अगले साल का आउटलुक आपको दिलवाया जाए देश की बेहतरीन कंपनियों से, और इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता कि देश की नहीं बल्कि दुनिया की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो हमारे साथ जुड़े। तो आइए बात करते हैं बजाज ऑटो के टॉप मैनेजमेंट से। हिंदुस्तान में हार्डली कोई ऐसा शख्स हो जो बजाज के नाम से वाकिफ ना हो। हमारा बजाज ग्रुप, जो कि ऑटो सेक्टर के मामले में स्पेशली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स में देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के मामले में बजाज ऑटो, और जाहिर सी बात है कि तगड़ा एक्सपोर्ट है बजाज ऑटो का, आय का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट बजाज ऑटो करते हैं, और बजाज ऑटो से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2021 का साल ऑटो सेक्टर के लिए, स्पेशली टू और थ्री व्हीलर्स की कंपनियों के लिए किस तरह का रहेगा, कहां पर वहां पर संभावना बन रही है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब, जिन्हें आप जानते पहचानते हैं, कई बार हम मुलाकात कर चुके हैं, और IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद वो जबरदस्त कामकाज बजाज ग्रुप में कर रहे हैं इस वक्त, और बजाज ऑटो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जीवन से बातचीत करने के लिए। पहले तो आपको, बजाज ग्रुप को और आपके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले साल की। उम्मीद करते हैं 2020 जैसा साल कभी फिर से ना आए और 2021 काफी बेहतर हो। ये तो हमें पता है कि 2021 बेहतर होगा 2020 से, लेकिन कितना बेहतर होगा सर, ये बताएं। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने आमंत्रित किया है, और आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं जी बिजनेस पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2021 2020 से तो बेहतर होगा ही, लेकिन कितना। अभी इसमें हम लोग का ऐसा सोचना है कि जो मूल रूप से जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था है उसको देखते हुए ऐसा हम लोग को ये ऐसा नहीं लग रहा कि भारत में मोटरसाइकिल सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी, और ऑन द बैलेंस ग्रोथ रहेगी। पर हम लोग को ये समझना जरूरी है कि 1920 था, मतलब ये कोविड के पहले का टाइम जो था 2019-20, ये भी एक डिक्लाइन था 7-8% का 2018-19 के ऊपर। तो पहले से ही इंडस्ट्री डिक्लाइन में थी, फिर कोविड की वजह से जबरदस्त डिक्लाइन हुआ, अब वो थोड़ा सा संतुलन में आ रहा है और पिछले साल के लगभग इक्वल पहुंच रहा है। और इस विचार के पीछे हम लोगों की जो रीजन है वो ये है कि कंज्यूमर काफी प्राइस इंक्रीज देख रहा है पिछले 3 साल से, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो इंश्योरेंस का के रिलेटेड कॉस्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 साल में मोटरसाइकिल में 35 से 40% दाम बढ़ चुके हैं, और इसका कहीं ना कहीं तो असर होता है, और ये इसका नतीजा थोड़ा बहुत स्लो डाउन पे है। तो जिस तरह की ग्रोथ मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले आ रही थी इंडस्ट्री में, डबल डिजिट ग्रोथ, वो हमको लगता नहीं कि आएगी। हम लोग थोड़े से कॉशियस हैं इसके बाद, लेकिन पिछले साल से तो बेहतर होना ही चाहिए। 3 व्हीलर में आपने 3 व्हीलर का भी सवाल, पिछले साल से बेहतर होना ही चाहिए। थोड़ा सा संघर्ष है 3 व्हीलर में अभी भी, क्योंकि पूरी तरह से ट्रैफिक रिस्टोर नहीं हुआ है। स्कूल्स अभी भी घर से ही लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, और जो 3 व्हीलर का ट्रैफिक अभी उतना तेजी नहीं पकड़ी है। उसकी वजह से फाइनेंसियर्स भी पूरी तरह से मार्केट में नहीं उतरे हैं 3 व्हीलर ड्राइवर्स और ओनर्स को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का की जो क्षमता है EMI देने की, वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। तो हमको लगता है कि जब 2 व्हीलर जो कि तकरीबन लास्ट ईयर को इक्वल करने लगेगा, 3 व्हीलर में 6 महीने और लग सकते हैं। ठीक बात है। तो 3 व्हीलर में थोड़ा वक्त लगेगा, 2 व्हीलर्स में रिकवरी फास्ट आएगी। लेकिन इस फास्ट रिकवरी के साथ साथ सर दाम भी बढ़ाएंगे आप गाड़ियों के, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर सब दाम बढ़ा रहे हैं। 4 व्हीलर्स वाले, पैसेंजर व्हीकल्स वाले तो बढ़ा ही रहे हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो, उन्होंने भी अभी कहा है कि 1 तारीख से वो दाम बढ़ा रहे हैं। तो आपका क्या इरादा है सर? देखिए जी, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज इतने हैं, सभी कंपनियों को बढ़ाने पड़ेंगे। और हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह से हमको बढ़ाया जाए, बट हम लोगों को भी ये कॉस्ट इंक्रीज कस्टमर को पास ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। कितना सर अंदाजा कुछ दे पाए कि क्या रेंज में सोच रहे हैं आप, कितना दाम बढ़ाना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, कोशिश तो यही रहेगी कि कम से कम ही बढ़ाएं,
और इसलिए कॉस्ट इंक्रीज एग्जैक्टली क्या है वो स्टडी कर रहे हैं। हाँ। और इतना जो कॉस्ट इंक्रीज है वो पूरा हम पास ऑन करेंगे। और इस वक्त ये चीज फाइनलाइज नहीं हुई है, कुछ दिनों में हो जाएगी और तब हम इसका प्रेस रिलीज करेंगे। ठीक बात है। अच्छा सर, नए लॉन्चेस 2021 में कितनी गाड़ियां लॉन्च करने का इरादा है, या फिर अलग अलग वर्जन्स, मॉडल्स, वेरिएंट्स? हाँ जी, तो अगर आप देखें तो पिछले 1.5-2 साल में क्या हुआ है कि पहले तो सारा R&D और सारा जो ऑपरेशंस है वो BS4 से BS6 का जो ट्रांजिशन था, मैनेजमेंट उससे पूरी तरह से व्यस्त था, क्योंकि ये बहुत जरूरी ट्रांजिशन था और सारा R&D और सारा जोर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का जोर उसमें लगा हुआ था। और उसके बाद आप मार्च ऑनवर्ड्स तो आप जानते ही हैं, कोविड की वजह से काफी कुछ विघ्न आया काम में। अब ये सब चीजें अब पुरानी हो चुकी हैं और हम लोग काफी एक्साइटेड हैं कि अगले मतलब साल 2021 में हम काफी नए प्रोडक्ट पेश करेंगे, जो हम चाहते थे कि 1-2 साल पहले करें, लेकिन ये जो मुद्दे हो गए उसकी वजह से हम लोग का डिस्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन 2021 बजाज ऑटो के लिए न्यू प्रोडक्ट ईयर रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, नई नई गाड़ियां देखने को मिलेगी सर, और चलाने को भी। जो लोग इंतजार कर रहे थे अब उनके लिए इंतजार खत्म होता दिख रहा है। शर्मा साहब कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं, 2021 में तैयार रहिए उसके लिए। लेकिन सर मैं आपसे 3 चीजों पर राय लेना चाहता हूं, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि 2021 में बजाज ऑटो का कामकाज कैसे रहने वाला। आप 3 स्ट्रेटेजी बताएं सर। पहला, आपकी मार्केट शेयर बढ़ाने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी 2021 में? दूसरा, आपकी रेवेन्यू बढ़ाने की क्या स्ट्रेटेजी होगी, आय, सेल्स? और तीसरा, प्रॉफिट बढ़ाने की क्या स्ट्रेटेजी है? इन तीनों पर बताएं सर। अनिल जी, तीनों का एक ही चीज में मैं जवाब दे सकता हूं, और वो ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम लोग को लगता है कि हम मार्केट को प्रीमियमाइजेशन की तरफ पुश करेंगे। तो हमारी बड़ी प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रेटजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए नए प्रोडक्ट्स रहेंगे और ये प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड रहेंगे। ये प्रोडक्ट्स होपफुली कस्टमर को एक्साइट करेंगे कि कस्टमर अपग्रेड करे। अगर कस्टमर एंट्री लेवल 100 सीसी की गाड़ी ले रहा है तो हम उसको एक आकर्षक 110 सीसी की गाड़ी और फीचर्स के साथ प्रस्तुत करेंगे, तो कस्टमर अपग्रेड करेगा। अगर कस्टमर 100 सीसी 110 सीसी की गाड़ी ले रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी आप पिछले साल 125 सीसी में काफी मजबूत पेशकश की है और वो हम कंटिन्यू रखेंगे और वो कस्टमर को हम अपग्रेड करेंगे। इसी तरह से जो 150 सीसी प्लस वाले कस्टमर्स हैं उनको हम बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ अपग्रेड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रेटजी से अगर कस्टमर एक्सेप्ट करता है हमारे प्रोडक्ट्स, तो उसमें उनको बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमारे मार्जिन्स उसमें इंप्रूव करेंगे। दूसरी चीज, यही स्ट्रेटजी सिर्फ इंडिया में हम नहीं प्ले कर रहे, पूरे वर्ल्ड में हम प्ले कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं लगभग 50% बजाज ऑटो का निर्यात है और हमारी यही डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी हम वर्ल्ड में भी उसी तरह से हम उसको फॉलो करेंगे। इस तरह से वॉल्यूम, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों चीज इंप्रूव करेंगे। ये हमने पिछले 3 महीनों में ऑलरेडी हमको ये एहसास हुआ है। जो रिजल्ट्स अगर आप हमारे स्टडी करें Q2 के और फिर अक्टूबर नवंबर में, आप देखेंगे जो हमारा मिक्स है वो काफी अच्छा ठीक बात है, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं सर कि जो टारगेट्स आपने रखे हैं वो न सिर्फ हासिल हो बल्कि आप उनसे कहीं ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से सेकंड हाफ में बजाज ऑटो ने तगड़ी रिकवरी दी है कोविड के पैंडेमिक से उबर कर, वो काबिल तारीफ है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। और अगला साल तो जाहिर सी बात है 2020 के मुकाबले में काफी बेहतर रहने वाला है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी, काफी बातें होंगी और देखेंगे आगे क्या किस तरह का मूड माहौल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा साहब जी बिजनेस से जुड़ने के लिए। आइए
बाजार हल्के से कमजोर फिर से होते दिख रहे हैं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लाइफ टाइम हाई छूने के बाद आती दिख रही है। निफ्टी 13,777 का लाइफ टाइम हाई छूने के बाद लगभग 25 पॉइंट नीचे है, कोई खास नहीं, 25-35 पॉइंट नीचे है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 100-125 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आया ऊपरी स्तरों से, और सेंसेक्स अब 30 अंक नीचे। तो सीमित दायरे में रेंज के दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश हो रही है। देखिए आपको रेंज का निचला सिरा जो दिया था 13,675, वहां पर सपोर्ट लिया। रेंज का ऊपरी सिरा 13,775, 13,850 का, ये 75 पॉइंट की रेंज ऊपर की रेंज है। 13,600, 13,675 की रेंज नीचे की, एग्जैक्टली दोनों ही रेंज के सिरे छूकर काम करता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी 30,300 के आसपास सपोर्ट, 30,600 के आसपास रुकावट, इस 300 पॉइंट की रेंज को दोनों तरफ ट्रेड कर चुका है। तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग के मौके आपको ढूंढने, कमजोरी में करें खरीदारी और तेजी में मुनाफा वसूली करके फिर से गिरावट का करें इंतजार एंट्री करने के लिए। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए रहेगी कारगर, और इसी स्ट्रेटेजी को बढ़ाएंगे आगे क्लोजिंग शो में भी। तब तक के लिए हम हमारे सभी एक्सपर्ट से लेंगे विदा। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर, सुमित जी, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सब लोग देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए सब एक साथ मिलकर कहेंगे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हम देश के प्रति सम्मान के साथ जय हिंद।